स्टार्ट है। ओके, तो प्लेटो में मैं बता रहा था कि प्लेटो के जो भी थॉट है उस पर किन लोगों का प्रभाव है। इसको मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ, जो थ्योरी ऑफ आइडियाज हैं प्लेटो के, वो किन प्रभावों से होकर गुजरी है, और उनको थोड़ा संक्षेप में मैं बता भी देता हूँ। तो आप चाहें तो इसको एक हेडिंग के तहत पढ़ सकते हैं, थ्योरी ऑफ प्लेटो या थ्योरी ऑफ आइडियाज, इम्पैक्ट ऑन प्लेटो। प्लेटो के फिलॉसफी पर सबसे पहले के उससे पहले प्लेटो से पहले के जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, उनका सफिशिएंट इम्पैक्ट दिखाई देता है, पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। इन दार्शनिकों में परमानाइडिस, सोक्रेटिस, पाइथागोरस, हेराक्लाइटस, ये हम कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट नेम कह सकते हैं, जिसमें परमानाइडिस ने अनुभव यानी कि इंपीरियल ज्ञान का खंडन करते हुए बुद्धिवाद यानी कि रैशनलिज्म का समर्थन किया था। परमेनाइडिस ने इंपीरिकल या अनुभविक ज्ञान का खंडन करते हुए रैशनलिज्म का समर्थन किया था, और माना था कि परिवर्तन और अनित्यता, अनित्यता टेम्पोरलिटी, तो परिवर्तन और टेम्पोरलिटी या अनित्यता से युक्त अनुभव जगत जो है, इंपीरिकल वर्ल्ड है, वो सत्य नहीं हो सकता, वो रियल नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू परमानाइडिस, वास्तविक जो रियलिटी है, सत्ता है, वो तो एक नित्य की, एक इटर्नल की, एक शाश्वत की, एक परिवर्तनीय, जो अपरिवर्तनीय हो, अपरिवर्तनीय इम्यूटेबल हो, जो म्यूटेट ना होता हो। अभी हम लोग वायरस की बात कर रहे हैं कि म्यूटेट हो गया मतलब परिवर्तित हो गया, तो परिवर्तन रहित, जो इम्यूटेबल हो, इटर्नल हो, ऐसे किसी की सत्ता हो सकती है, सत हो सकता है। तो रियलिटी वो होगा जो इटर्नल हो, इम्यूटेबल हो, अकॉर्डिंग टू परमानाइडिस। आप समझ चुके हैं लास्ट क्लास में कि प्लेटो ने भी बुद्धिवाद को ही, रैशनलिज्म को ही आधार बनाया, अपना बेस बनाया, और अंतिम सत्ता, द लास्ट रियलिटी, अर्थात प्रत्यय यानी कि आइडिया को, जिसको इंग्लिश में आइडिया कहते हैं, को नित्य भी कहा। हालांकि वो एक नहीं कहेगा, एक नहीं है, नंबर कई है। हमने देखा था मेटाफिजिक्स में, जब हम सबस्टेंस की बात करते हैं, तो सबस्टेंस के तौर पर उसने आइडिया को माना। फिर हमने देखा था कि सबस्टेंस के नंबर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो उसने कहा सबस्टेंस के तौर पर आइडिया है, बट जैसा कि परमानाइडिस कह रहा था कि वो एक है, उसकी संख्या, उसने एक नहीं मानी। तो उसने कहा एक से कहीं अधिक है, अनंत है, बट वो सबस्टेंस के तौर पर आइडिया को मानता है। अब क्योंकि नंबर्स में कई हैं आइडियाज, तो इसने आइडिया को एक हायरार्की में रखा, सोपानिक क्रम में रखा। हायरार्की, हायरार्की सोपानिक क्रम, एक से बेटर दो, दूसरे बेटर वो, उससे बेटर वो, हायरार्की जिसको हम कहते हैं। परमानाइडिस ने रियलिज्म को अपनाया था, यानी कि वस्तुवाद को अपनाया था, और उसके अनुसार जो नॉलेज है, उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होता है। रियलिज्म में हमने देखा था ऑब्जेक्ट रियल में एग्जिस्ट करता है। प्लेटो ने इसको नहीं माना है। प्लेटो ने थ्योरी ऑफ कोरोस्पोंडेंस दिया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो हम ये देखेंगे कि प्लेटो पर परमानाइडिस का प्रभाव तो है, और परमानाइडिस से इसने जो सत्य की व्याख्या की, जो रियलिटी की व्याख्या की, वो इटर्नल और इम्यूटेबल को सत्य कहा, बट काफी डिफरेंस भी है। परमानाइडिस जहां रियलिज्म को एक्सेप्ट कर रहा था,
वहां जो प्लेटो है वो उस तरह के रियलिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसका रियलिज्म दूसरा है। कैसा रियलिज्म है? वो कह रहा है, हम आगे पढ़ेंगे, जो जिसमें हम थ्योरी ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस पढ़ेंगे, उसने बताएगा, आपको हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि जो प्लेटो है वो रिविजनरी मेटाफिजिक्स में बिलीव कर रहा है, और वो कह रहा है कि ये जो जगत है वो एक आभासी जगत है, वो एक केवल इमेजिनरी दुनिया है, इमेजिनरी वर्ल्ड है, यूनिवर्स है। रियल वर्ल्ड कहीं और है, जो इस वर्ल्ड से हायर है, हायरार्की में इससे ऊपर है। वहां की जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, यहाँ पर संवाद कर रही हैं, या यहाँ पर इसी थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। मतलब वहां पे जो है, अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पर जो सुरेंद्र है वो एक्चुअल में, मैं समझाने के लिए आसान भाषा में समझा रहा हूं प्लेटो को, एक्चुअल में जो रियल सुरेंद्र है वो तो दूसरे वर्ल्ड में है। ये वाला सुरेंद्र उसकी या तो मिरर है, मिरर इमेज है उसकी, या उसमें मैं, आगे हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कोरस्पॉन्डेंस में, हम कोरस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब यहाँ वाला जो सुरेंद्र है जो मैं बात कर रहा हूँ वो कोरस्पॉन्ड कर रहा है रियल सुरेंद्र, जो कि आइडिया ऑफ वर्ल्ड में रहता है, दूसरे वर्ल्ड में रहता है। और वो परफेक्ट सुरेंद्र है, वो परफेक्ट सुरेंद्र है। यहाँ वाला सुरेंद्र के परफेक्ट होने का मतलब है उसमें जितना ज्यादा रिजेम्बलेंस हो उस परफेक्ट सुरेंद्र जो कि आइडिया ऑफ वर्ल्ड में रहता है उससे। यहाँ पर एक घोड़ा है, यहाँ पे एक चेयर है जिसपे मैं बैठा हूं, ये रियल चेयर की इमेज है। रियल चेयर रियल है, बट वो इस दुनिया में नहीं रहता, वो आइडिया ऑफ वर्ल्ड है वहां रहता है। तो प्लेटो भी रियलिज्म को ऑप्ट कर रहा है, बट वो इस दुनिया की चीजों को बिलीव नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि रियलिज्म है, बट वो आइडिया का रियलिज्म है जो कि आइडिया ऑफ वर्ल्ड में रह रहा है। तो इसको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ हो सकता है कुछ आप इमेजिनेशन ना कर पा रहे हो, बट वो 100% समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से थ्योरी ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस के माध्यम से, और इस थ्योरी को आगे चलकर जो इसका स्टूडेंट है एरिस्टोटल, अरस्तु, उसने खूब ऑप्ट किया, आगे चलकर इसको विकसित किया और बताया। कुछ इम्प्रेसिस्ट जो हैं, अनुभववादी हैं, और कुछ वस्तुवादी हैं, वो भी इसका प्रयोग करेंगे, और इन सब का जो बीज है वो प्लेटो में दिखाई देगा। हालांकि प्लेटो का रियलिज्म डिफरेंट है इम्प्रेसिस्ट रियलिज्म से, अनुभववादियों के रियलिज्म से अलग है, क्योंकि अनुभववादियों के लिए रियलिज्म क्या है, जो रियल, जो वस्तुएं दिख रही हैं उनको इसी वर्ल्ड में, उसी को वो रियल मान रहे हैं रियलिज्म के अंदर। ये कह रहे हैं कि ये वाला तो सब इमेज है। कुछ मिलती जुलती बात करेंगे हमारे यहाँ शंकराचार्य, और शंकराचार्य कहेंगे ये सब माया का प्रभाव है जो दिख रहा है। माया के प्रभाव में हम उनको रियल मान लेते हैं, उनके साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है, और ऐसा गहरा अटैचमेंट हो जाता है कि हम अपने प्राण तक दे लेते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, दुख और दर्द का फर्क हम प्लेटो को खत्म करते करते तक शायद समझ पाए, और इस बात पे विचार कर पाए कि दुख की रियल एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं है। मैं आप ही पे छोड़ूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। हम प्लेटो के समाप्त होते होते तक समझ पाए, और आपको जवाब देना होगा कि दुख की रियल एग्जिस्टेंस, रियल सत्ता है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो केवल हमारी इमेजिनेशन हो, एक लंबा ड्रीम हो, एक लंबी एक लंबा सपना हो, और उसमें हम जैसे सपने में दुखी होते हैं, खुश होते हैं, सपने में डरते हैं, सपने में आनंद में आ जाते हैं, कुछ वैसा ही है या सत्ता है, ये हम बात करेंगे, क्योंकि ठीक ठीक कह पाना बड़ा मुश्किल है।
की जो मानसिक सत्ताएं हैं, खासतौर पे दुख, वो सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस पर हम लास्ट तक बात करेंगे। तो पहला प्रभाव तो मैंने बताया आपको डिफरेंट तरीके से, परमानाइडीज का। परमानाइडीज के बाद, परमानाइडीज से इसने लिया कि सत्य वो होगा जो इटर्नल होगा, नित्य होगा, अपरिवर्तनीय होगा, इम्यूटेबल होगा। जो म्यूटेबल ना हो, इम्यूटेबल हो, पर अपरिवर्तनशील हो, वो सत्य होगा। ये परमानेडिस से लिया उसने। दूसरा प्रभाव, या बहुत गहरा प्रभाव, प्लेटो के आइडियलिज्म पे, प्लेटो के आइडिया पर सोक्रेटिस का है। प्लेटो के टाइम या सोक्रेटिस के टाइम जो दूसरी धारा थी सोक्रेटिस से अलग, वो थी सब्जेक्टिव परसेप्शन की, आत्मनिष्ठामूलक प्रत्यक्षवाद की, यानी कि एम्पिरिसिज्म की, अनुभवों की। इसके विरुद्ध या इसके अगेंस्ट रैशनलिज्म का समर्थन किया सोक्रेटिस ने, और फिर सोक्रेटिस के स्टूडेंट प्लेटो ने। क्योंकि एक छोटी सी कहानी को मैं थोड़ा और विस्तार देता हूं। एक्चुअल में सोक्रेटिस के टाइम एक दूसरी विचारधारा भी, जैसा कि मैंने कहा था, दो विचारधाराएं हमेशा से रही हैं, एम्पिरिसिज्म, और जिसको, उसका एक स्कूल था बहुत बड़ा एम्पिरिसिज्म का समर्थन के साथ, वो थे, उस स्कूल का नाम था सोफिस्ट, जिससे आज इंग्लिश का शब्द है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्ट वो लोग थे जो सब्जेक्टिव परसेप्शन में बिलीव करते थे, काफी बुद्धिमान हुआ करते थे। इनकी तुलना हम आज के वकीलों से कर सकते हैं। आज के जो हमारे लॉयर्स हैं काफी बुद्धिमान हैं, बट बेहद, इनका जो परसेप्शन प्लेटो की किताबों में मिलता है, प्लेटो ने करीब 25 के आसपास किताबें लिखी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। हम आज के, उनकी तुलना आज के वकीलों से कर सकते हैं जो बुद्धिमान हैं, बट अपनी पूरी बुद्धिमत्ता, अपना तर्क अपने ही इंटरेस्ट में, केवल अपने इंटरेस्ट में बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं सहारा लूं प्लेटो की किताबों का, तो धूर्त थे, और धूर्तता से, कनिंगनेस से, बुद्धि है ही, कोई भी बात प्रूव कर सकते हैं, कोई भी बात प्रूव कर सकते हैं, बस उनकी फीस दे दी जाए। डेमोक्रेसी का सिस्टम था ही, एक प्रोटोटाइप का की डेमोक्रेसी थी उस जमाने में, एथेंस में। और आपको पता है डेमोक्रेसी में वकीलों के लिए बड़ा स्वर्ग होता है। मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाते समय बताया भी था, जिन्होंने नहीं पढ़ी है मैं आगे बताऊंगा, कि यूएसए और इंडिया वकीलों के लिए स्वर्ग है। क्योंकि लॉज, फिर उनके ऊपर लॉज, फिर सब लॉज, सब सेक्शंस, ये वो, एक आम आदमी के कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसे में जब समझ में ना आए, जब आप चकरा जाएं, तो वहां से कुछ लोगों का व्यापार स्टार्ट होता है। तो उस समय सब कुछ बड़ा सब्जेक्टिव, यानी कि यहां तक कि जो एथिक्स है, नीति मीमांसा है, वो भी बड़ी सब्जेक्टिव थी। अब अगर एथिक्स सब्जेक्टिव हो, पर्सन टू पर्सन डिफर करता हो, तो उसको स्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल है। मैं जो काम कर रहा हूं और मुझमें अगर बुद्धि है, तो मैं चाहे वो कैसा भी काम करूं, किसी की नजर में महा गलत काम भी हो, बट मेरे पास तर्क हो, तो मैं उसको सही सिद्ध कर दूंगा। सही सिद्ध कर दिया तर्कों के माध्यम से, सब्जेक्टिव नॉलेज के माध्यम से, तो मैं केस जीत जाऊंगा। वही आदमी कोई दूसरा, वही आदमी को कोई दूसरा ज्यादा फीस दे दे, तो अपने ही खिलाफ बात प्रूव भी कर ले रहा है।
तो सब्जेक्टिव नॉलेज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो बहुत ही ज्यादा चेंज होता रहता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज होता जाता है। ऐसा नॉलेज, इस तरह का माहौल, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह का स्कूल सोफिस्ट चला रहे थे, उसके खिलाफ था सोक्रेटिस। सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग इथिकल जो नॉलेज है, इथिक्स के जो नॉलेज है, या जो इपिस्टेमोलॉजी है, वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ होनी चाहिए। जो इतनी जल्दी बदल जा रहे हैं, हर आदमी मानसिक रूप से उतना सक्षम नहीं होता कई बार, तो फिर तो कुछ स्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगा समाज में। हर बार नियम बदल जाएं तो नैतिक नियम बनेंगे कैसे? कोई बड़े से बड़ा अपराध कर ले, जिसको दुनिया अपराध कह रही है, बट उसके पास सक्षम है बुद्धि से वो उसको अपराध नहीं सिद्ध करने के लिए, तो वो छूट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अनैतिक होगा अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, सुकरात। तो उसने प्रोपाउंड किया, उसने आगे बढ़ाया ऐसी ज्ञान का ऐसा माध्यम जो ऑब्जेक्टिव हो, सबके लिए बराबर हो, चेंज ना होता हो। तो बाद में हमने समझा है कि वो रैशनलिज्म था, जिसमें रैशनलिज्म का सपोर्ट किया सोक्रेटिस ने, फिर उसके बाद में उसके स्टूडेंट प्लेटो ने। इपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव हो, जो फिक्स हो। हालांकि सोक्रेटिस की जो सारी बातें थी वो लगातार वो वाचक परंपरा की थी, यानी कि बातचीत की परंपरा की थी, तो उनको लिखा नहीं जा सका। लिखने पर कोई ज्यादा भरोसा भी नहीं था सुकरात का। उन सब बातों को प्लेटो ने लिखा, जो बुद्धिवाद के तरफ पूरी तरह झुका हुआ था, रैशनलिज्म की तरफ झुका हुआ था, जो ऑब्जेक्टिविटी की तरफ झुका हुआ था। वो ऑब्जेक्टिविटी एथिक्स में भी, इपिस्टेमोलॉजी में भी, और मेटाफिजिक्स में भी। तो कुल मिला के टेम्पोरलिटी को सत्य नहीं माना, और टेम्पोरलिटी की जगह परमानेंसी को, सब्जेक्टिविटी की जगह ऑब्जेक्टिविटी को। तो इस तरह से हम ब्रॉडली परमानाइडिस और सोक्रेटिस के प्रभाव में हम प्लेटो को देख सकते हैं, और प्लेटो ने इसी प्रभाव में अपना आइडियाज के बारे में बात की। इसी सिलसिले में अगर मैं थोड़ा एक आध नाम और ले लूं, परमानाइडिस के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है जेनो। लास्ट क्लास में मैंने बताया था जेनो। जेनो ने एक सिद्धांत, एक थ्योरी डेवलप की, जिसको डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं। डायलेक्टिकल मेथड, डायलेक्टिकल मेथड में क्या होता है, थीसिस और उसके अगेंस्ट एक एंटीथेसिस होती है। वो दोनों एक रीजन पर रीजनल ढंग से मतलब बुद्धि के हिसाब से रीजन के अकॉर्डिंग उस पर बहस करते हैं, और फिर सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये जेनो से डेवलप हुआ। जेनो से आगे चलकर ये हम इसको सोक्रेटिस में देखेंगे, प्लेटो में देखेंगे, एरिस्टोटल में देखेंगे, आगे कांट में देखेंगे, एक फिक्टे, एक फिक्टे एक फिलोसफर है, उसमें देखेंगे, हीगेल में देखेंगे, और मार्क्स में देखेंगे। तो मार्क्स, हीगेल, फिक्टे, कांट, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस जो डायलेक्टिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इसकी इसके बीज हम जेनो में देखेंगे। जेनो, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं खाली नाम बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो प्लेटो के ऊपर जो प्रभाव को देखते हुए हम ऐसी कुछ पुराने नाम हम ले सकते हैं।
तो एक एक करके नाम हम जानेंगे। फिक्टे वगैरह हमारे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन इस हम लोगों ने काफी बड़ा काम किया है। कुछ कोटेशन आपके लिए याद कर लें या याद हो जाए, कहीं पर लिख पाएंगे। अगर आप लिखेंगे तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसमें वेटेज आ जाएगा। जैसे जो पुरानी समझ थी उसमें ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, इस जगत के बारे में एक लंबी अलग अलग परंपरा रही है, डिफरेंट, जिसमें से कोई भी आज भी खत्म नहीं हुए हैं। अलग अलग समय पे कोई चीजें ज्यादा डोमिनेंट हो जाती हैं, वरना सब चीजें अभी भी चली रही हैं। तो जैसे एक फिलोसोफर है, जैसे जेनोफेनीज है। जेनोफेनीज एक बार बार कोटेशन नाम आता भी है प्लेटो की किताबों में, बुक्स में, जेनोफेनीज। इसने कमाल की बात कही थी। इसने कहा था कि अगर कोई इमेज, जैसे हम इमेजिन करते हैं ईश्वर कैसा होगा, तो हम कुछ अपने जैसा ही तो करते हैं कि मनुष्य जैसा ही होगा। हिंदुओं ने तो खैर कमाल ही किया है। हिंदुओं ने तो शादी भी कराई है भगवान की, बच्चे भी हैं, और सौतेली माँ, सौतेला बेटा, और क्या कहते हैं, ईर्ष्या, सब कुछ दिखा दिया है। इसी बात पर उसने आज से 2500 साल पहले कहा, 2500 साल से भी ज्यादा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट से 500 ईयर पहले जेनोफिनीज कह रहा है कि अगर बैलों को, घोड़ों को, बकरों को, जो बकरे हैं, इनमें भी अगर सोचने की अगर कैपेसिटी होती, क्षमता होती, तो इन्होंने भी अपनी ईश्वर की धारणा अपने जैसी बनाई होती। जैसे हम बना रहे हैं अपने जैसा ईश्वर, ऐसे ही बकरे अगर सोच पाते, घोड़े सोच पाते, बैल सोच पाते, तो वैसा ही वो बनाते। ये कोटेशन जो प्लेटो ने जेनोफिनीस के बारे में बताया है, इससे मुझे लगता है, और इस तरह के काफी समर्थन है इस तरह के विचार का, कि ईश्वर का खंडन तो नहीं हुआ है इसमें। हाँ, पर्सनालिटी वाले, जिसको हम सगुण ईश्वर कहते हैं, उसका विरोधी मालूम होता है कि निर्गुण ईश्वर का समर्थक हो सकता है ये, निर्वैक्तिक ईश्वर का, पर्सनालिटी लेस ईश्वर का समर्थक हो सकता है। जैसे हिंदुज्म की भी एक धारा है, निर्गुण धारा, और आज की नहीं है, पुरानी है। आप याद करें, कृष्ण ने अपने जो बहुत ही बुद्धिमान एक मंत्री थे, उनके एक मित्र भी थे, और वो निर्गुण ईश्वर की बहुत बात करते थे, तो उनको समझाने के लिए कि वो समझाएं जाकर, जो उनके प्रेम में पड़ी हुई हैं गोपियां, और उनका इंतजार कर रही हैं गोकुल में और मथुरा में, गोकुल में ही विशेष रूप से, उनको जाके समझाएं कि वो भी निर्गुण ईश्वर की आराधना करें। कि शरीर के साथ जो ईश्वर है, सशरीर ईश्वर, सगुण ईश्वर या सगुण प्रेमी, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। लेकिन आपको पता है, कल भी हमने देखा, जो आस्था है उसमें हमने देखा विश्वास का एक अलग तरीका होता है, और वो अपनी, मतलब बुरी तरह वो हार के, उन कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ जो गोपियां थी उनसे हार कर लौट गए। बताओ इतिहास में किसका नाम आता है, किसकी बात हो रही है ये? कृष्ण ने भेजा, उद्धव की। बहुत किसकी? उद्धव की, यस। तो उद्धव बहुत पढ़े लिखे फिलोसफर थे, और उनका खंडन कृष्ण ने नहीं किया। उसने कहा कि ठीक है, तुम बहुत सही कह रहे हो यार, जाके बस समझा दो भाई, जो तुम जानते हो प्रैक्टिकली बता दो जाके। तो वो बुरी तरह मतलब उनका जो घमंड था या जो उनकी समझ थी, वो वहां जाके टूट गई। तो निर्गुण ईश्वर की धारणा
भारत में सगुण ईश्वर के समकक्ष ही पैरेलल ही रही है, कम ज्यादा आगे पीछे का कोई मैटर नहीं रहा। तो जेनोफिनीस, मैंने एक नाम बताया आपको, जेनोफिनीस निर्गुण ईश्वर का समर्थक है, और सगुण ईश्वर के बारे में तो वो कह रहा है कि यदि बैल घोड़े बकरे भी सोच पाते तो अपना ही प्रोजेक्शन, जैसा ह्यूमन अपना प्रोजेक्शन अपने जैसे का प्रोजेक्शन कर देता है, वैसे ही करते हैं। तो इस तरह की धाराएं हम भारत में भी देखेंगे। तो जेनोफिनीज मैंने बताया, परमानाइडिस बता दिया आपको, जेनो बता दिया, पाइथागोरस लास्ट क्लास में बताया था, उसके अनुसार इस सृष्टि की जो उत्पत्ति है, यूनिवर्स का जो ओरिजिन है, वो संख्याओं से हुई होगी। पाइथागोरस आपको पता है, मैथमेटिशियन है। इवन एंड ऑड संख्याएं भी, नंबर्स भी इवन एंड ऑड होती हैं, सम और विषम होती हैं। तो इस तरह की बात, द्वैतवाद की बात, ड्यूलिज्म की बात पाइथागोरस में मिलती है, बट क्योंकि सिलेबस में नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा खाली बता दे रहा हूँ। कई बार इच्छा तो होती है कि बहुत सारा बताएं, लेकिन वो ओवरलोड हो जाएगा। तो पाइथागोरस भी अपने ढंग से खोज रहा है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो ये उस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए वो संख्याओं के द्वारा हुई होगी, ये बताता है। कुछ लोग कहते हैं कि जल से हुई होगी। जल का भी एविडेंस हमारे यहाँ मिलता है। हमारे यहाँ जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में जो शुरुआती जीवन है वो जल से ही है। तो हमने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। खैर, जितना हम लोगों ने सोचा है भारतीयों ने, इतना शायद ही किसी ने सोचा हो। हमारे पास बहुत फुर्सत थी, हमारे पास खाने पीने की इतनी कमी नहीं रही, और हमारे यहाँ दान, अन्य दान सबसे बड़ा दान माना गया है। ज्ञान दान, अन्य दान। तो खैर, तो इस तरह की फिलॉसफी रही है। चाहो तो एक जगह लिख लो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, परमानेडिस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स डैश करके लिख लो, नंबर्स, नंबर्स के थ्रू बताया इसने। इसी तरह थैलीज मैंने आपको बताया था, पहला फिलोसफर थैलीज या थेलीज या थेल्स, वो क्या कह रहा है, उसकी थ्योरी को कहते हैं हुलिज्म। HUL, हुल का मतलब होता है जल, उसके अकॉर्डिंग सारा जगत पानी से बना है, थेलीज कहता है ये। मैं लिख दूं या आप लोग लिख लिख पाएंगे, लिख लेंगे? सर बता लिख, दीजिए, नोट करना इजी होगा। नोट करना ही चाहिए होगा। हाँ, तो मैंने कहा था लास्ट क्लास में थेलीज के बारे में बात की थी। तो थेलीज क्या कह रहा है, या थेल्स भी बोलते हैं इसको, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, सृष्टि की उत्पत्ति है, वो जल से हुई है, वाटर, जिसको लैटिन में HUL, हुल कहेंगे, और इस थ्योरी को ह्यूलिज्म, HULISM कहते हैं। तो थैलीज ऐसी बात कह रहा है। फिर मैंने पाइथागोरस बताया, वो संख्याओं को जगत की उत्पत्ति का कारण बता रहा है, संख्याओं से जगत की उत्पत्ति हुई है। एक एनेक्सिमेंडर था, मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था, स्पेलिंग भी लिख लो, ANAXIMANDER, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेंडर, ANAXIMANDER, एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर क्या कह रहा है कि ये पूरा जो यूनिवर्स है वो वायु से बना है, हवा से बना है, एयर से बना है। तो अलग अलग विचार रहे, जहां पे थेलीज कह रहा है जल, जहां एनेक्सिमेंडर कह रहा है वायु,
जहां पाइथागोरस कह रहा है नंबर्स, संख्याएं, और एक लंबी यात्रा के बाद आता है सोक्रेटिस, जो इस तरह की जो बिखरी हुई जो विचारधाराएं थी उनको क्लासिकल करता है, उनको नियमबद्ध करता है, और वो टिल्टेड है बुद्धिवाद की तरफ, बुद्धिवाद की तरफ। और उसका स्टूडेंट प्लेटो उसकी बात को लिखता है और उसको आगे बढ़ाता है। बात समझ में आई आप लोगों को? यहां तक क्लियर है ना? कोई चीज छूटा हो तो मैं रिपीट कर दूंगा, या कुछ हो तो बताएं। सर आज बहुत सारी थ्योरीज एक साथ आ रही हैं। हाँ, तो ये असल में सिलेबस का पार्ट था नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं। तो अगर लिखवाना है या आप लोग समझ गए हैं, रिकॉर्ड तो है ही, आप जैसा बताएं, अगर मैं वैसा कर दें। सर अगर कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा तो लिखवा दीजिए, मतलब इट विल बी इजियर टू टेक नोट्स। हम्म इसको मैं जरा डिस्प्ले करता हूँ।